हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम माय लवर्स ड्रीम का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां विंग पूछता है कि कौन था गेट पर, वांग जी बताता है कि गगन थे। विंग पूछता है क्या कहा उन्होंने, वांग जी कहता है कुछ नहीं, यही बोला कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, वो मुझे कहीं ले जाने वाले हैं। विंग पूछता है कहाँ, वांग जी कहता है पता नहीं, सुबह बताएंगे। विंग कहता है चलो कोई बात नहीं, अभी सो जाओ। विंग कहता है। उसके बाद दोनों लेट जाते हैं, एक दूसरे को कडल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सभी जल्दी उठ जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके कुरेन और सिचेन वांग जी को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं लेनी भी विंग को अपने साथ ले अपने ज्वेलरी शॉप पर ले जाती है और बताती है ये ज्वेलरी शॉप मेरी है, और वहाँ अपने कुछ स्टाफ से भी विंग का इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही विंग को बताती है कि आज से वो भी मेरे साथ यहाँ मेरा साथ देगा। जो सुनकर विंग कहता है क्या, मैडम लेन कहती है हाँ विंग, मैंने पहले ही सोचा था वांग जी या सिचेन दोनों में से जिसे भी पहले पार्टनर मिलेगा वो मेरे साथ मेरी शॉप संभालेगा, और अब वांग जी को पहले तुम मिल गए हो तो इसका मतलब तुम मेरे साथ शॉप संभालोगे। उधर हम वांग जी को देखते हैं जिसे सिचेन पूरा ऑफिस दिखाता है, साथ ही काम के बारे में बताता है और स्टाफ से भी मिलवाता है। उसके बाद वांग जी के कैबिन में ले जाकर वांग जी को बताता है कि आज से ये ऑफिस तुम्हारा है, और हाँ आज से तुम हमारा सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालोगे, और हाँ इसमें तुम्हारी हेल्प तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी हान करेगा। वांग जी कहता है हान, सिचेन कहता है हाँ हान। उसके बाद सिचेन हान को बुलाता है और हान भी आकर वांग जी को वेलकम करता है। उसके बाद सिचेन अपने कैबिन में चला जाता है। इधर वांग जी वो ऑफिस देखकर थोड़ा परेशान तो होता है, मगर आज का दिन वो जैसे तैसे पूरा दिन ऑफिस में निकालता है, और फिर जब वो शाम को वापस आता है तब वो अपने कमरे में जाता है जहाँ विंग पहले से बैठा था। वांग जी विंग से पूछता है कि आज का दिन कैसा था, सिचेन गगा तुम्हें कहाँ ले गए थे। वांग जी कहता है ऑफिस। विंग कहता है क्या ऑफिस, वांग जी कहता है हाँ विंग, और तुम्हें पता है डैड ने बहुत बड़ा ऑफिस बनाया है, वह बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, और तुम्हें पता है विंग वहाँ मेरा भी एक अलग ऑफिस है। विंग शौक होकर कहता है क्या अलग ऑफिस, वांग जी कहता है और लगता है डैड ने ये सारी तैयारी पहले से कर रखी थी, और तुम्हें पता है डैड ने और गगन ने मुझे पूछा कि मुझे कौन सी गाड़ी पसंद है। विंग कहता है तो तुमने क्या कहा, वांग जी कहता है मैंने तो कहा कि गाड़ी की क्या ज़रूरत है, मगर उन्होंने फिर भी मेरे लिए अपनी पसंद की गाड़ी मंगवा दी। ये देखो उसकी चाबी पर, सच बताऊं विंग मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें पता आंटी भी मुझे अपने साथ ले गई थी। वांग जी कहता है कहाँ। विंग कहता है तुम्हें पता है आंटी भी काम करती है, उनकी एक ज्वेलरी शॉप है और उन्होंने वहाँ बहुत सारी लेडीज़ को काम पर रखा है, और तुम्हें पता है उन्होंने आज शॉप पर मुझे क्या कहा। वांग जी शॉकिंग नज़रों से देखते हुए पूछता है क्या। विंग कहता है उन्होंने कहा कि उनकी शॉप पर आज से मैं भी काम करूं, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोचा था कि वो अपने दोनों बेटे में से जिसका भी पार्टनर पहले देखेंगी वो उसे शॉप हैंड ओवर करेगी, और पहले मैं आया तो वो आज ही अपना शॉप मुझे हैंड ओवर कर रही थी, मगर मैंने अभी उनसे कुछ टाइम मांगा है। वांग जी कहता है टाइम। विंग कहता है हाँ वांग जी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ, ये सब उनकी मेहनत है, और फिर हम दोनों तो अभी चलना सीख रहे हैं, इसलिए हम अभी ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं ले सकते। वांग जी कहता है हाँ विंग शायद तुम सही कह रहे हो, तो फिर चलो हम अभी मॉम डैड उससे बात करते हैं। विंग कहता है हाँ चलो। उसके बाद दोनों नीचे आते हैं जहाँ वांग जी अपनी गाड़ी की चाबी टेबल पर रखते हुए कहता है डैड आई एम सॉरी, मगर मैं अभी आपके साथ आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतने बड़े बड़े फैसले ले सकूँ, और वैसे भी मैं इतने में खुश हूँ कि आप लोग ठीक हो, सही सलामत हो, पर डैड मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ, अपना नाम बनाना चाहता हूँ, और शायद गगन ने आपको बताया होगा कि मैंने और विंग ने रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन किया है, और मैं उसी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ और जीरो लेवल से स्टार्ट करके अपने दम पर बड़ा बनना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ डैड ये बिजनेस आप गगा को ही दे दीजिए, क्योंकि सही मायने में इस बिज़नेस पर उन्हीं का हक सबसे ज़्यादा है। मेरा क्या है, मैं तो इसी में हैप्पी हूँ कि आप मेरे पास है। इसलिए मैंने और विंग ने ये फैसला किया है कि हम कल ही अपने शहर लौट जाएंगे। विंग भी कहता है हाँ आंटी, क्योंकि मुझे भी अभी अपनी तलाश करनी है, मैं भी अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए आई एम सॉरी आंटी, पर मैं अभी आपके शौक़ को संभालने के काबिल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि आपने मुझसे बहुत
उम्मीदें लगाई थी, पर मैं अभी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। दोनों की बात सुनकर पूरी फैमिली शौक थी। लेकिन तभी कुरेन कहता है, ठीक है वांग जी, तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। तभी लैनी कहती है, कुरेन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम बच्चों की नादानी में उनका साथ दे रहे हो। तुम जानते हो ना, तुम्हारे इस फैसले की वजह से वो हमें छोड़कर चला जाएगा। तभी विंग कहता है, नहीं आंटी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत जल्द अपने बलबूते पर हम आपके पास आएंगे। और वैसे भी बीच बीच में हम दोनों आपसे मिलते आते रहेंगे, पर अभी हम दोनों ही इस काबिल नहीं है कि हम लोग यहाँ आकर आपका बिजनेस संभाल सके, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और हाँ, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर मैडम लैन इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो रात सबके लिए भारी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही विंग और वांगजी वापस जाने के लिए रेडी होते हैं और नीचे हॉल में आते हैं। जहाँ लेनी तो इमोशनल थी, वहीं कुरेन वांगजी को हौसला देता है कि उसे अपने बेटे पर भरोसा है, वो एक दिन कामयाब ज़रूर होगा। वही सीचेन भी वांगजी को कहता है, वो भी उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझसे भी बड़ा बने और इस शहर में अपनी एक नई पहचान बनाए। और हाँ, कभी भी किसी भी समय अपने भाई की ज़रूरत पड़े तो अपने भाई को याद ज़रूर कर लेना। उसके बाद वो लेनी को भी हक करते हैं और उस मेंशन से निकल जाते हैं। जहाँ वांगजी भी इमोशनल था, विंग उसे संभालता है, कंसोल करता है और फिर 1-2 घंटे सफ़र करने के बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट आते हैं। और अब विंग वांगजी को लेकर काउच पर बिठाता है और वांगजी को पानी देते हुए पूछता है, क्या वो ठीक है? जिस पर वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और अब वो लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जहाँ वांगजी विंग से कहता है कि मुझे आज भी उसका ड्रीम याद है, इसलिए वो आज से कॉलेज जाएगा और पढ़ाई करेगा। वही वांगजी अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को संभालने में व्यस्त हो चुका था। इसी बीच उन्हें मौका मिलता तो वो लोग लैन हाउस जाकर अपने पेरेंट्स से भी मिलते और देखते ही देखते 3 साल बीत चुके थे। विंग ने अपनी कॉलेज पूरी करके बिजनेस की स्टडी भी पूरी कर ली थी। वहीं वांगजी ने दिन रात अपने रेस्टोरेंट में मेहनत की और आज बीजिंग के अंदर वांगजी के 12 रेस्टोरेंट, 10 होटल, 3 मॉल। अब वांगजी किसी भी पहचान का मोहताज नहीं था। वो इतना बड़ा आदमी बन चुका था कि दुनिया उसे उसके काम से पहचानने लगी थी। और इन सब में विंग ने भी बखूबी वांगजी का साथ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम जियान फेमियान और चैन को देखते हैं, जो वेन रूहान के बेटे वेन चाओ की मदद से जेल से बाहर आ चुके थे। और अब जियान चैन किसी भी हालत में वांगजी से केवल बदला लेना चाहता था, इसलिए वो वेन चाओ के साथ मिलकर वांगजी को बर्बाद करना चाहता था। जिसके लिए वो दोनों सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि वो वांगजी के होटल में बड़ी तादाद पर ड्रग्स रखेंगे और उसे फंसाएंगे। मगर अभी भी उस शिपयार्ड में कुछ लोग वांगजी के वफादार थे और वो वांगजी को कॉल करके वांगजी को बता देते हैं कि चैन जेल से बाहर आ चुका है और अब वो वांगजी को फंसाने के लिए ये चाल चलने वाले हैं। जो सुनते ही वांगजी उसी इंस्पेक्टर से मिलकर चैन की सारी करतूत बता देता है। और जब विंग और वांगजी उस होटल में पहुंचते हैं, तभी वहां उन्हें वो शख्स मिल जाता है जो वेन चाओ का खास आदमी था। और ये खास आदमी वही था जिसके साथ वांगजी की लड़ाई हुई थी। वांगजी उसे पहचानते हुए विंग को बताता है कि ये वही पर्सन है जिसने ग्रैंड माँ को धमकाने की कोशिश की थी। कहीं इसी ने तो ग्रैंड माँ को कुछ कर तो नहीं दिया ना। यही सोचते हुए वांगजी उस ड्रग्स के बैग को और उस इंसान को पकड़कर खूब धोता है और पूछता है, बता, ये सब करने के लिए तुम्हें वेन चाओ और चैन ने कहा है ना? वैसे चैन को तो मैं जानता हूँ, मगर वेन चाओ ये कौन है और ये जियान चैन की मदद क्यों कर रहा है? और उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। जहाँ वो वेन चाओ के बारे में बता देता है कि वो ही इन सब के पीछे है। दरअसल चैन और वेन चाओ के डैड ही इस ड्रग्स कंपनी के मालिक, वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर है और इसीलिए वेन चाओ चैन की हेल्प कर रहा है। जहाँ वांगजी कहता है, वो तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ वो ग्रैंड माँ कहाँ है जिसे तुमने 6 साल पहले स्टोर हटाने के लिए मना किया था? क्या तू उस ग्रैंड माँ से मिलने फिर आया था? क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ कि तुम पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हो, इसलिए तुम मुझे उस ग्रैंड माँ के बारे में भी बताओ। जो सुनकर वो पर्सन वांगजी से डरते हुए कहता है, जी मैं जानता हूँ वो ग्रैंड माँ कहाँ है। वांगजी पूछता है, कहाँ है वो? तभी वो पर्सन कहता है, दरअसल ग्रैंड माँ इस दुनिया में नहीं है। वेन चाओ ने उन्हें मार दिया था, क्योंकि वो ग्रैंड माँ और कोई नहीं बल्कि हमारे बॉस वेन चाओ की ग्रैंड माँ थी। ग्रैंड माँ वेनमो। दरअसल ये कंपनी, ये प्रॉपर्टी, ये शिपयार्ड सारी वेन चाओ के ग्रैंडफादर की थी। लेकिन जब ग्रैंडफादर को ये पता चला कि वेन रूहान उस प्रॉपर्टी के जरिए ड्रग्स सप्लाई
करता है तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वेन मो के नाम ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद वेन रूहान ने अपने ही डैड की जान लेने के बाद ग्रहण माँ को भी परेशान किया, यहाँ तक कि घर में उनका खाना पीना सब बंद कर दिया था और अपने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उनके ग्रैंड माँ ने अपने एक अपार्टमेंट में रहने लगी, वो भी अकेले। और वेन रूहान जो अपनी माँ को नहीं मारना चाहता था, इसलिए इल्लीगल तरीके से उन्होंने सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और फिर वो अपना कारोबार आगे बढ़ाने लगे। मगर जब वेनमो को इस बात का पता चला तो उन्होंने वेन रूहान को ये सारी चीज़ें बंद करने को कहा, मगर वेन रूहान ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उन्हें मारने की धमकी देकर छोड़ दिया था। मगर वेन चाओ जो ड्रग्स का एडिक्ट पर्सन है, उस दिन तुमसे मार खाने के बाद जब हम वेन चाओ के पास पहुँचे तो वेन चाओ को हमने सब कुछ बताया जो स्टोर पर हुआ था और ये भी बताया कि उनकी ग्रैंड माँ ने तुम्हें अपने साथ रखा है। जो सुनकर वेन चाओ तुमसे मिलने आया था, मगर तुम उस वक्त वहाँ नहीं थे और उसकी बहस अपनी ग्रैंड माँ से हो गई और फिर ग्रैंड माँ से बदतमीजी करते समय वेन चाओ के हाथ से ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। उसके बाद वो ग्रैंड माँ को अपने साथ मेंशन ले गया और उसी मेंशन में उसने ग्रैंड माँ को दफना दिया। ये सुनकर वांगजी पूरी तरह टूट चुका था। तभी वांगजी गुस्से में उस पर्सन से पूछता है कि वेन चाओ इस समय कहाँ मिलेगा। वो पर्सन वेन रूहान की डिटेल दे देता है, वेन चाओ की डिटेल दे देता है कि वो आजकल तुम्हें यही मिलेगा किसी क्लब में। इतना सुनना हुआ ही था कि वांगजी उस पर्सन को पुलिस के हवाले कर देता है। वही वो इंस्पेक्टर वांगजी से कहता है, वांगजी खुद को संभालो और हाँ, किसी तरह की कोई भी गलती मत करना। जिस पर वांगजी जी कहता है, मगर उस ग्रैंड माँ के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए शाम होते ही वांगजी विंग के साथ उस क्लब पहुंचता है जहां वेन चाओ की नज़र विंग पर पड़ते ही वो विंग को पसंद करने लगा था और फिर विंग के पास आकर विंग को अप्रोच करता है। मगर विंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी इंगेज पर्सन को ऐसे अप्रोच करते हुए। जिस पर वेन चाओ कहता है, तो क्या हुआ, वैसे भी तुम इंगेज ही तो हो ना, और फिर अभी तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना। वैसे मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पर्सन इंगेज है या फिर मैरिड, मुझे तो बस नाइट स्पेंड करने से मतलब है। सो अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे या नहीं। सोच लो, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, एक तो प्यार से मेरे साथ चलो, वरना मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। खैर, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए प्यार से मेरे साथ चलो। तभी वेन चाओ का दोबारा थप्पड़ मारने वाला था, मगर इस बार वेन चाओ विंग का हाथ पकड़कर कहता है, बस करो बेबी, अब और कितना तकलीफ़ दोगे अपने इन नाजुक हाथों को। मगर तभी हवा में एक ज़ोरदार पंच आता है और वेन चाओ के फेस पर पड़ जाता है और वो विंग के हाथ को एकदम छोड़ता है और उस तरफ देखता है जहाँ हमारा वांगजी खड़ा था और वो बहुत ही गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को टच करने की, हाउ डे यू, हाँ बताओ कैसे। और वो फिर वेन चाओ को उठाता है और फिर से उसके फेस पर एक पंच मारता है। उसके बाद तो वेन चाओ के बॉडीगार्ड आते हैं और वो वांगजी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वेन चाओ उड़ता है, अपने माउथ के कॉर्नर से अपने ब्लड को अपने फिंगर में लेते हुए देखता है और फिर हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये खून कितना एक्सपेंसिव है और तुमने उसे यूं ही बहा दिया। और वांगजी के पेट में एक घुसा मारते हुए वांगजी के वालों को टाइट से पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, वो भी मुझे बिना जाने। तुम्हें पता है मेरा नाम वेन चाओ है और मैं इस सिटी के सबसे रिच पर्सन वेन रूहान का बेटा हूँ, और तो और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और हाँ, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो चीज़ सिर्फ वेन चाओ की होती है, समझे। जैसे अब ये तुम्हारा फियांसे वो आज से मेरा है। और विंग का हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए उसके नेक पर चाकू रखते हुए कहता है, और तुम्हें पता है अब मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। अब वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और विंग और वांगजी को बाहर लाकर गाड़ी में डालता है और सीधा अपने गोदाम पर ले जाता है जहाँ वे लोग अपना ड्रग्स का पैकेट रखते थे। उसके बाद वेन चाओ विंग को बेड पर फेंकता है और डोर से एक इंजेक्शन निकालता है और विंग को इंजेक्ट करता है। उसके बाद मुस्कुराते हुए कहता है, ये तुम्हारा फियांसे न, देखो अब वो तुम सबके सामने अपने कपड़े खुद ब खुद खोलेगा और फिर मैं उसके साथ तुम्हारे ही सामने इंटीमेट होऊंगा, देखना तुम, देखना हाँ। और फिर एक इंजेक्शन और खुद को भी लगाते हुए कहता है, अब मज़ा आएगा। कुछ देर बाद विंग को अपनी बॉडी में अलग ही सेंसेशन होने लगती है, वो अपने अंदर हॉट महसूस करने लगता है और वांगजी से कहता है, वांगजी मुझे अजीब फील हो रहा है, मुझे हॉट महसूस हो रहा है। वांगजी कहता है, विंग मैं जानता हूँ, पर प्लीज़ तुम कपड़े मत उतारना। हाँ विंग,
विंग कहता है ओके वांग जी। उसके बाद विंग अपने आप को नोचने लगता है, जो देखकर अब वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वेन चाओ के बॉडीगार्ड को एक एक लात मारता है और उनके अंडों को फोड़कर वेन चाओ के सिर पर किसी भारी चीज़ से वार करता है और फिर विंग के पास आता है और विंग को संभालते हुए अपने मोबाइल से इंस्पेक्टर को उस जगह का एड्रेस सेंड कर देता है। उसके बाद विंग को अपनी गोद में उठाता है और वेन चाओ की गाड़ी में विंग को डालता है और वहां से अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है, जहां विंग गाड़ी में वांग जी को काफ़ी परेशान करता है। उसके बावजूद भी वो विंग को अपने मेंशन में लाता है। उसके बाद विंग को बेड पर लेटाता है, मगर अब विंग जो पूरी तरह हॉट हो चुका था वो वांग जी को पकड़ता है, उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और खुद ही वांग जी को एकदम निकिट करता है। खुद भी पूरी तरह निकिट होता है और वांग जी के ऊपर बैठकर खुद ही मूव करने लगता है और मूव करते हुए विंग लाउड ही मौन कर रहा था और विंग को इस तरह फास्ट मूव करते हुए वांग जी की मौन की आवाज़ भी निकल रही थी। और अब दोनों ही पूरे 2 दिन तक मल्टीपल राउंड लेते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब तीसरे दिन की सुबह विंग पीसफुली सो रहा था, वांग जी भी उसके साथ सो रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी नींद में ही अपना फ़ोन उठाता है और तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो वांग जी, कहाँ हो तुम? यार तुम्हें पता है वेन चाओ और जियान चेन को दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इस बार पुलिस को वेन चाओ और चेन के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं और अब तो वेन चाओ और चेन लंबे समय तक जेल के अंदर रहेंगे। वैसे तुम कहाँ हो यार? तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ न्यू सेन बकवास बंद करो और मुझे सोने दो, मैं काफ़ी थका हूँ, विंग ने मेरी हालत ख़राब कर दी है। न्यू सेन कहता है, क्या विंग ने ऐसा क्या किया? विंग ने जो तुम्हारी हालत ख़राब कर दी? वांग जी कहता है, बाद में बताऊंगा, पर प्लीज़ अभी मुझे सोने दो। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और वापस हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांग जी फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अब अपने रेस्टोरेंट आते हैं, जहां वांग जी की पूरी फैमिली थी और वो वांग जी से मिलती है और बताती है वो लोग 3 दिन पहले ही आ गए थे, मगर न्यू सेन ने कहा कि तुम्हारी हालत ख़राब है इसलिए हम अपार्टमेंट नहीं आए, बल्कि तुम्हारे ही होटल में रुके थे। जो सुनकर विंग और वांग जी औकट होते हुए माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद कुरेन कहता है, वांग जी अब तुम दोनों काबिल बन चुके हो और मैं चाहता हूँ अब तुम दोनों अपने घर चलो और अब हम लोग तुम दोनों भाइयों की मैरिज करवाना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ तुम दोनों भाइयों को देना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ आप घर चलो। जिस पर न्यू सेन कहता है, बॉस आप जा सकते हैं और आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ का काम अच्छे से संभाल लूँगा और वैसे भी जब भी आपको टाइम मिले तो आप यहाँ आकर अपना बिजनेस देख सकते हैं। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, हाँ न्यू सेन तुम सही कह रहे हो। उसके बाद तो वांग जी और विंग लेन हाउस चले जाते हैं, जहाँ जाते ही लेनी और कुरेन सबसे पहले सी चेन और वांग जी की मैरिज करवाते हैं और फिर उन दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ देकर दोनों ही वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं। जो देखकर वांग जी सिचेन से कहता है, गगा आपको नहीं लगता कि हमें हनीमून पर जाना चाहिए था? मिंग्या और विंग क्या सोचेंगे कि जहां हमें हनीमून पर जाना चाहिए था वहां हमारे पेरेंट्स हनीमून पर निकल गए। सिचेन कहता है, हाँ वो तो है, पर कोई नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। वांग जी कहता है, क्या? सिचेन कहता है, पहले तुम और विंग हनीमून पर चले जाओ, मैं और याओ बाद में चले जाएंगे। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, नहीं गगा आप बड़े हैं और फिर आपको ब्रदर इन लोग बाद में मिले हैं, इसलिए पहले आप चले जाइए। मैं और विंग का क्या है, हम दोनों तो इतने रोमांटिक है कि हम दोनों का तो रोज़ ही हनीमून है, इसलिए आप दोनों चले जाइए। सिचेन कहता है, नहीं वांग जी तुम छोटे हो, पहले तुम। वांग जी कहता है, नहीं गगा आप बड़े हो, पहले आपको जाना चाहिए। तो गाइस आप लोग बताइए कि किसको पहले जाना चाहिए। और हाँ गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट पर मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।